क्रांतिकारी राष्ट्रवाद ये क्या था, मैंने आपको पहला चरण भी पढ़ाया था, आज हम इसके दूसरे चरण की बातचीत कर रहे हैं। तो आपके यहाँ क्या था, राष्ट्रीय आंदोलन जो है, ध्यान से सुनना, मैंने पहले भी बताया है, एक बार और देख लो थोड़ा सा। राष्ट्रीय आंदोलन, आज ये क्लास हमने थोड़ी सी अलग हटकर ले ली, वरना कल जैसे कि हम अगस्त प्रस्ताव पढ़ेंगे, ठीक है। साइमन कमीशन हो गया था, साइमन कमीशन होकर आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया था। तो ऐसे करते करते हमने काफी कुछ देख लिया था। तो राष्ट्रीय आंदोलन जो है उसमें दो तरह से काम हुआ, एक तो कैसा, अहिंसक, ठीक है। एक तो कार्य कैसे हुए, अहिंसक, और अहिंसक कार्य कौन से हैं आपके, जो आपके कांग्रेस की स्थापना से होते हैं। तो कांग्रेस ने जितने भी काम किए वो कैसे थे, अहिंसक। कांग्रेस ने यहाँ काम किया अहिंसक, और एक आपका इधर आ गया कांग्रेस। तो ये तीनों जो चरण है, मतलब अगर हम बात करते हैं तो ये आपका नरम दल, ये आपका गरम दल का समय, ये आपका गांधीवादी युग आ गया। इसी बीच मैंने आपको बताए थे ना, दो हिंसक, मतलब हिंसाएं तो बहुत ज्यादा हुई हैं, परंतु हिंसात्मक जो गतिविधियां हैं वो दो चरण में हम आधुनिक इतिहास में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये तीन जो गतिविधियां, जिसमें नरम दल, गरम दल और राष्ट्रवादी, ये कैसे है, ये कैसे है, अहिंसक है, हिंसा नहीं हुई। परंतु दो चरण ऐसे हैं हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में जिनमें क्या हुई है, हिंसा हुई है। इस चरण को मैं पहले क्लास में पढ़ा चुकी हूँ, ये हो चुका है प्रथम चरण। आज हम चर्चा करेंगे आपके हिंसात्मक गतिविधियां हुई हैं, और वो किस चरण में, दूसरे चरण में, ठीक है। तो आज हम इस हिस्से की बात करने जा रहे हैं। हमने देखो ये पढ़ लिया था, ये पढ़ लिया था, ये पढ़ लिया, और ये चल रहा था, इसी बीच अपन लोग इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। अब राष्ट्रवादी क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की अगर हम बात करें तो ये पैदा कैसे होता है, पैदा होने का यहाँ मतलब क्या हो गया, पैदा होने का मतलब क्या है, ये इसका उदय कैसे हुआ, हमें यहाँ आवश्यकता क्यों लगी कि हमें क्रांति करनी चाहिए। क्योंकि देखो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद जो है वो एक तरह से निष्क्रिय हो जाता है, बीच में क्या होता है, सारी चीजें निष्क्रिय हो जाती है। क्योंकि महात्मा गांधी जो है साइमन कमीशन के साथ में, साइमन कमीशन है, और इससे पहले जैसे असहयोग आंदोलन है, तो इस तरह सारी चीजें वो काम कर रहे थे। गांधी जी आए तो उन्होंने काम करना शुरू किया, तो लोग उनसे प्रभावित हुए। परंतु ध्यान से सुनना, इसके उदय का कारण अगर मैं आपको बताऊं कि ऐसा क्या हुआ था जिससे लोगों में फिर से क्रांति करने का जोश उत्पन्न हुआ कि हमें क्रांति करनी है, ठीक है। क्रांति करने का जोश उत्पन्न होने के पीछे जो एक रीजन था वो था असहयोग आंदोलन को वापस लेना। क्यों, ध्यान से सुनना, हुआ क्या था, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के लिए क्या कहा था कि हम साल भर में स्वराज को प्राप्त कर लेंगे, साल भर में हमें क्या होगा, स्वराज प्राप्त हो जाएगा। एक तो असहयोग आंदोलन शुरू किया इतने जोरों शोरों से, और इसको शुरू करने के बाद एक छोटी सी घटना के कारण इसको वापस ले लिया। तो लोगों को यूं लगा कि हम लोग जो है स्वराज के बिल्कुल नजदीक थे, परंतु महात्मा गांधी ने इसको क्या किया, हिंसा होने के कारण इसको वापस ले लिया। तो लोगों में इस चीज को लेकर आक्रोश पैदा हुआ, गुस्सा पैदा हुआ। चलो, इसी के साथ में एक और घटना है जो बड़ी ही महत्वपूर्ण है, और वो है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। और इसी के साथ फिर आ जाता है आपका साइमन कमीशन, साइमन कमीशन। तो बेटा ये कुछ रीजंस थे जिनके कारण, ये कुछ कारण थे जिनके कारण क्रांतिकारी राष्ट्रवाद जो है इसका उपयोग लगभग अभी 10-15 सालों में होने लगा है। इससे पहले क्रांतिकारी, ठीक है, आतंकवाद इन्हें कहा जाता था, राष्ट्रवाद की जगह इन्हें क्या कहा जाता था, आतंकवाद कहा जाता था। तो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद तो इन्हें लगभग अभी 15-20 सालों में ही कहने लगे हैं, इससे पहले क्रांतिकारी आतंकवाद कहते थे, क्योंकि अंग्रेज इन्हें आतंकवाद की संज्ञा देते थे। क्यों, क्योंकि ये हिंसा करते थे, इनके जितने भी काम थे वो हिंसा से जुड़े हुए होते थे, बम फेंकना है या किसी शस्त्रागार पे हमला करना है, ठीक है, या फिर किसी की हत्या करना है, ये सारे काम इनके होते थे। अब देखो अगर हम बात करें तो 1922 में आपके यहाँ असहयोग आंदोलन को वापस लेते हैं। 1919 में आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड आता है। 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है। तो ये कुछ ऐसे विशेष घटनाएं जिन्होंने क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को पैदा किया। अब उस पैदा करने के अंदर ध्यान से सुनना, क्या होता है, ऐसे थोड़ी ना है कि कोई भी लोग जो है वो क्रांति करना शुरू कर देते हैं, नहीं, पैदा मतलब देखो अगर क्रांतिकारी भावनाएं पैदा हुई हैं तो लोग एक साथ इकट्ठा होंगे और इकट्ठा होकर एक संगठन बनाएंगे और उस संगठन के द्वारा
सभी लोग अपना अपना जो है वो क्रांतिकारी गतिविधियां करेंगे। तो मुझे बताओ क्रांतिकारी इस गतिविधियों में सबसे बड़ा सबसे प्रमुख संगठन जो आता है, जो पंजाब यूपी, ठीक है, पंजाब और यूपी साइड के लोग जो है वो विशेष जुड़े हुए थे इस संगठन से, और संगठन का नाम क्या है बेटा? HRA। और इसका फुल फॉर्म अगर हम बात करते हैं तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है, इसको हिंदी में लिख देती हूं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। वे इंग्लिश में मेरे लिए ज्यादा कंफर्टेबल होता तो कोई बात नहीं, देख लो, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन इसका क्या था? नाम था। स्थापना कब हुई है? देखना, ये जो संगठन है किस लिए हुआ, इसका उद्देश्य भी बताऊंगी। सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं स्थापना की। तो स्थापना कब हुई है? 1924 में। 1924 में कहा? कानपुर में हुई है। कहाँ हुई है? कानपुर में। करने वाला व्यक्ति कौन है? फटाफट मुझे इसके संस्थापक का नाम बताओ। फटाफट मुझे इसके संस्थापक का नाम बताओ कि 1924 में स्थापना हुई कानपुर के अंदर, और स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था? हालांकि लगभग 4-5 लोगों ने मिलकर स्थापना की थी, परंतु स्थापना करने वाले अगर किसी एक व्यक्ति का तुम्हें नाम मिल जाए तो उसका नाम होगा सचिंद्र नाथ सान्याल। और अगर एक व्यक्ति और मिल जाता है तो उसके बाद आएगा आपको एक और नाम, राम प्रसाद बिस्मिल। ये ध्यान रखना। देखो हुआ क्या था, जैसे आपके यहाँ ये सारे असहयोग आंदोलन वापस ले लिया है, साइमन कमीशन आ रहा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और उसका भी हमें कोई बहुत बड़ा रिजल्ट नहीं मिला, जिसने ये काम किया था, ठीक है, उसको भी कोई बड़ी सजा नहीं मिली। तो आपके यहाँ लोगों में एक यूं हो गया था कि गांधी की जो अहिंसक विचारधारा है, ठीक है, हिंसा नहीं करनी, इससे कुछ हासिल नहीं होगा, हमें हिंसा करनी पड़ेगी, हमें खड़ा होना पड़ेगा, हमें लड़ना पड़ेगा, ठीक है, और लड़े बिना हमें हमारी आजादी प्राप्त नहीं होगी। लोगों के दिमाग में विचारधारा बन गई थी। तो आपका देश भी उस वक्त दो चीजों में बटा हुआ था, एक वो हिस्सा जो गांधी के साथ में अहिंसा के रास्ते पर चल रहा था, और देश का एक वो युवा वर्ग, देखो इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको युवा मिलेंगे, ठीक है, देश का एक वो युवा वर्ग, ठीक है, जो किस तरफ था, जो इन संगठनों के पास था, जो इनसे जुड़ा हुआ था, जो क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग ले रहे हैं, जैसे कि सब जानते हैं राजगुरु सुखदेव, आपके भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, तो ऐसे करके बहुत सारे जो व्यक्ति हैं ना वो इनके साथ जुड़े। ज्यादातर इनके पास में युवा थे, क्योंकि युवा क्या चाहते हैं? हिंसा चाहते हैं। हिंसा का मतलब क्या है? गुस्सा जल्दी आता है, आक्रोश जल्दी पैदा होता है, ठीक है, रगों में खून ज्यादा खौलता है युवाओं के। तो ज्यादातर जो इस संस्था से थे वो युवा जुड़े हुए थे, और इस संस्था के द्वारा अलग अलग समय पर अलग अलग क्षेत्रों में क्रांतिकारी गतिविधियां की गई थी। उसी क्रांतिकारी गतिविधियों में से एक गतिविधि चर्चा करूंगी जो HRA के ही सदस्यों ने इसको अंजाम दिया था। चलो, तो ये दो व्यक्तियों के नाम आ गए। अच्छा, एक सचिंद्र नाथ सान्याल की किताब थी, किताब जरूर आ जाती, क्यों? क्योंकि वो किताब इसलिए फेमस थी कि भाई जिस व्यक्ति के दिल में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की मतलब क्रांतिकारी भावनाएं नहीं है देश के लिए, मतलब क्रांतिकारी भावनाएं अगर नहीं है, तो वो इस किताब को पढ़ने के बाद में क्रांतिकारी निश्चित ही बन जाता था। कौन सी किताब थी? सचिंद्र सान्याल की किताब थी जिसका नाम था बंदी जीवन। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक थी, एग्जाम में आई हुई भी है, ठीक है। सचिंद्र नाथ सान्याल की किताब थी बंदी जीवन। कहते हैं इस किताब को पढ़ने के बाद में व्यक्ति खुद एक क्रांतिकारी हो जाता था। मुझे मिली नहीं पढ़ने के लिए, वरना मैं बताती इसके अंदर क्या है। तुम लोगों को मिलती है तो आराम से पढ़ना जरूर इसको, पर क्रांतिकारी अभी नहीं करनी है हमें, क्रांति वो पहले की बात थी। चलो, ये दो व्यक्तियों के नाम आ गए, ये इसकी स्थापना हुई। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था? ये जो संस्था थी इसका उद्देश्य की अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या कहा था? सशस्त्र क्रांति करके, ध्यान से सुनना मेरी बात को, सशस्त्र क्रांति करके इस औपनिवेशिक, ठीक है, सशस्त्र क्रांति करके इस औपनिवेशिक सत्ता को समाप्त करना है, ठीक है। ये जो अंग्रेजों की सत्ता है इसको तो करना है समाप्त। और एक शब्द बोल रही हूं, उस पर बहुत गहराई से ध्यान देना।
एग्जाम में आ सकता है कि इस शब्द का प्रयोग या इसका उद्देश्य किसने रखा था, ये एग्जाम में ध्यान रखना। तो यहाँ एक शब्द काम में लिया गया था, इस सशस्त्र क्रांति से औपनिवेशिक सत्ता मतलब अंग्रेजों की सत्ता है उसे समाप्त करना है। अंग्रेजों की सत्ता को समाप्त करके, अंग्रेजों की सत्ता को समाप्त करके गणतंत्र संयुक्त राज्य भारत की, संयुक्त राज्य भारत की स्थापना करनी है। बात को समझ रहे? इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य साफ दिख रहा है। इनका उद्देश्य क्या है? साफ दिख रहा है। सशस्त्र क्रांति मतलब लड़ना है अस्त्र शस्त्र के साथ। सशस्त्र क्रांति से अंग्रेजों का शासन करना है खत्म, और इन्होंने शब्द काम में लिया था, गणतंत्र संयुक्त राज्य भारत की स्थापना करनी है। उद्देश्य समझ में आ गया? चीजें यहां तक क्लियर होती हैं? ठीक है, चलो। तो ये आपका क्या था? HRA का उद्देश्य, इसकी स्थापना। और इस संगठन के द्वारा, जैसे आगे अभी पढ़ेंगे अपन, काकेरी कांड हुआ था। काकेरी कांड है आपके यहाँ, सैंडर्स की हत्या है, ठीक है। आपके यहाँ सेंट्रल, आपके केंद्रीय विधानसभा मतलब उस विधानसभा के ऊपर क्या बम फेंका गया था। तो जितनी भी क्रांतिकारी गतिविधियां करने वाला होगा ना, वो संगठन से सारे व्यक्ति जो है वो इससे जुड़े हुए होंगे। ये भारत में एक बहुत मुख्य और इंपॉर्टेंट संगठन था। हालांकि बंगाल की तरफ जो है वो IRA था, इंडियन रिपब्लिक एसोसिएशन। बंगाल की तरफ एक और संस्था है, और आपके इधर पंजाब, यूपी और आपका MP, ठीक है। पंजाब है, यूपी है, MP है। इस तरफ का जो पूरा क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र में ये संगठन बड़ा ही फेमस था। क्रांतिकारी जो लोग थे वो इस संगठन से जुड़ते थे और क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेते थे। पॉइंट यहां से समझ में आ गई? चलो, अब ये एक संगठन था। आगे चलकर ध्यान से सुनना, इस संगठन का नाम बदल जाता है, परंतु संगठन का नाम बदलने से पहले एक घटना है जो इसी संगठन के कुछ लोगों ने इसको अंजाम दिया था। और उसमें से एक व्यक्ति का नाम अभी देखोगे तुम, राम प्रसाद बिस्मिल भी होगा। क्या हुआ था देखो। तो सबसे पहले इसमें तुमने क्या देखा? HRA की स्थापना, ठीक है। और HRA की स्थापना के पॉइंट जो है वो आपका है काकोरी कांड। होता है इस काकोरी कांड के अंदर, हुआ कब, तारीखें जरूर याद रखना, क्योंकि जैसे पटवार है या कह सकते हैं कि जो छोटी एग्जाम्स होती है ना, तारीख जो है वो फैक्चुअल डाटा के रूप में पूछ ली जाती है, ठीक है। तो 9 अगस्त 1925 हुआ क्या? लखनऊ में, सॉरी लाहौर में नहीं, लखनऊ में एक काकोरी स्थान था, ठीक है। एक काकोरी स्थान का नाम है। तो काकोरी स्थान पे क्या किया था? लखनऊ में काकोरी स्थान पर 8 डाउन रेलगाड़ी को लूट लिया था HR के लोगों ने। कुछ किताबें कहती हैं कि इसमें हथियार थे इस रेलगाड़ी में, और कुछ ये कहते हैं कि इसमें सोना था, खजाना था, ठीक है। तो ये कहने का मतलब सिंपल से समझो, हमें इससे मतलब नहीं है कि उस ट्रेन, ठीक है। 9 अगस्त 1925 जिसकी स्थापना कहाँ हुई है, मतलब सॉरी 9 अगस्त 1925 घटना कहाँ हुई है? लखनऊ में काकेरी स्थान का नाम है, जहां पर 8, ठीक है, 8 डाउन नाम है उसका, कुछ नहीं है, 8 डाउन रेलगाड़ी जो थी ना उसको लूट लिया था, ठीक है। इसमें क्या की थी? डकैती की थी, इसको लूट लिया था। इसके बाद में अंग्रेजों को बहुत तेज गुस्सा आया, बोले इतनी हिम्मत इन लोगों की कि इन्होंने हमारी, इसमें नो डाउट खजाना ही होगा, ठीक, खजाना था तो खजाने को लूट लिया, या जो पैसे थे, रेल खजाना कह लो, ठीक है, उसको लूट लिया। लूटने के बाद में अभी सोचो कि जब लूट तो ले गए, परंतु अंग्रेज फिर कम थोड़ी ना थे, उन्होंने आम जनता को परेशान किया, कहीं से कहीं ना किसी चीजों से नाम निकाले कि भाई ये व्यक्ति जो थे वो लूट में इन्वॉल्व थे, ये संगठन है और इस संगठन के व्यक्तियों ने लूट मचाई थी, लूटा था। अब क्या किया उन्होंने? लगभग कहा जाता है कि लगभग 60-70 लोगों को पकड़ा था, लगभग, ठीक है। नीचे से 17 + 4 17-18 लोगों को जेल में डाल दिया था, ठीक है। 17-18 लोगों को क्या किया था? जेल में डाल दिया था। और 4 लोग ऐसे थे जिसको फांसी दी थी।
तो ये जो 4 लोग है ना, इसका एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो ये जो काकेरी कांड हुआ था ना, काकेरी कांड, तो इस काकेरी कांड के अंदर 4 लोगों को फांसी दी गई थी। ठीक है, 4 लोगों को, हालांकि से लोग पकड़े थे। 4 लोग ऐसे थे जिनको अंडमान निकोबार में, जिनमें अंडमान निकोबार में उन्हें क्या आजीवन कारावास की सजा दी थी। 4 लोग ऐसे थे, 4 लोग जो थे भाई, बफरिंग तुम्हारे पास ही हो रही है, मेरे पास तो वीडियो चल रहा है। अब सही है। अब देखो, 4 लोगों को तो फांसी दे दी थी और 4 लोगों को आजीवन कारावास, और बाकी 17 लोग और थे और उनको भी कोई ना कोई फांसी मतलब कारावास की सजा मिली थी। 4 लोग कौन थे जिन्हें फांसी की सजा दी गई थी? आवाज अब ठीक है, वही सब क्लियर है? हाँ जी, अब सही आ रही है। चलो, 4 लोग कौन कौन थे जिन्हें फांसी मिली थी बताओ। एक व्यक्ति का नाम तो मैंने तुम्हें पहले बता दिया, राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल। अच्छा, दूसरा व्यक्ति और कौन था इसमें? एक था रोशन लाल, जिसने नाम रोशन किया है, रोशन लाल। एक व्यक्ति का नाम और इसमें आ जाता है राजेंद्र, राजेंद्र लोहिड़। ठीक है, राजेंद्र लोहिड़। और एक व्यक्ति का नाम और आता है, इसका नाम है अशफाक उल, एक और है अशफाक उल्ला खा, अशफाक उल्ला खा। तो ये 4 व्यक्ति हैं जिन्हें काकोरी कांड के तहत फांसी की सजा दी गई थी। बात यहां तक क्लियर हो गई? आगे, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन लाल, राजेंद्र लाहौरी और अशफाक थे, इन्हें फांसी की सजा दे दी। चलो, यहां तक बात क्लियर हो गई? या इस संस्था से जो जुड़े लोग थे उन्होंने क्या किया है? इस संस्था से जुड़े जो लोग हैं उन्होंने काकेरी, ठीक है, काकोरी एक कांड है जिसमें उन्होंने ट्रेन को काकोरी एक कांड है जिसमें ट्रेन को लूटा था और ट्रेन को लूटने के बाद इन 4 लोगों को फांसी की सजा जो थी वो दी गई थी। चलो, यहां तक के लिए अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे जो दूसरा पॉइंट है। अब हुआ क्या, जब इन 4 लोगों को फांसी की सजा दे दी, ठीक है, 4 लोगों को, भाई बफरिंग हो रही है, आप एक बार रिफ्रेश कर लो, क्योंकि कई बार होता है कि एक बार बफर होता है तो बार बार रुकता है। आप लोग एक बार इसको रिफ्रेश कर लो, सभी बच्चे, नहीं करेगी बफरिंग, ऐसी कोई बात नहीं है। जो है उसको एक बार रिफ्रेश कर लो, रिफ्रेश कर। तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसके बाद इस संस्था का नाम बदल दिया। इसके पीछे 2 रीजन थे। एक रीजन तो ये था कि जैसे कि ये काकोरी कांड हुआ ना, इन लोगों को फांसी दी, तो इस संस्था का सामने नाम निकल कर आया, ठीक है, इस संस्था का नाम निकल कर आ गया कि भाई ये संस्था जो है वो इस तरह के काम कर रही है। तो उन्होंने क्या किया, ये चोरी छुपके तो संस्थाएं बनाते थे ना, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस संस्था का थोड़ा सा नाम बदल दिया जाए। पहली बात तो ये। और दूसरी बात क्या थी, आपके जो भारत में देखो 1917 में मैंने कल पढ़ाया था, 1917 में मैंने आपको बताया था रूस में साम्यवादी क्रांति हुई थी। ठीक है, रूस में साम्यवादी क्रांति हुई थी, तो साम्यवाद जो है वो धीरे धीरे भारत में भी प्रचार प्रसार बढ़ रहा है, भारत में भी लोग आ रहे हैं। तो क्या हुए थे, इस साम्यवाद से भी प्रभावित हुई थी। ये जो क्रांतिकारी लोग थे ये साम्यवाद से प्रभावित हुए थे, क्योंकि साम्यवाद में गरीब, मजदूर और जो किसान वर्ग है उसके विकास की बात हो रही थी। ठीक है, इसलिए वो इससे भी प्रभावित हुए। तो उन्होंने क्या किया है, ध्यान से, HSRA, बस इसमें कुछ नहीं है, हिंदुस्तान ये है सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, वही है पहले वाला, बस एक शब्द जोड़ दिया और वो शब्द क्या आया, सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। बेटा इनके नाम आ जाते हैं, ठीक है, कई बार क्या है इनके नाम आ जाते हैं। भाई इनकी फुल फॉर्म इसकी बताओ, इसकी बताओ। अच्छा, इसकी स्थापना हुई है 1924 में। इसकी स्थापना क्या हुई है, 1924 में। और इसकी स्थापना कह लो या इसका नाम परिवर्तन जो था वो कहां हुआ, ठीक है, कहां हुआ और कब हुआ। तो इसकी स्थापना की मैं बात कर लूं कि ये पैदा हो चुकी थी, बस इसका नाम बदला था। कब बदला था, 1928 में। और 1928 में एक बैठक हुई थी दिल्ली में, फिरोज शाह कोटाला जो एक जगह था, मैदान था, उसके अंदर। ठीक है, तो यूं कह सकते हो दिल्ली में फिरोज शाह कोटाला
मैदान में एक बैठक हुई थी और उस बैठक में यह तय किया गया था कि भाई इसका नाम जो है, इसमें एक शब्द जोड़ देंगे सोशलिस्ट। ठीक है, इसका नाम जोड़ देंगे क्या, सोशलिस्ट। तो इसका नाम सोशलिस्ट जोड़ने पर क्या हो गया, ये साम्यवाद से जुड़ जाएगा। अगर हम सिंपल सी बात करें तो ये साम्यवाद से जुड़ जाएगा और केवल नाम चेंज हुआ है, काम तो वही, इसको गतिविधियां जो है वो सारे काम तो वही करने। अगर हम बात करें अब ठीक है, अब नहीं होगी बफरिंग। चलो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी नेट की जो स्पीड थी वो स्लो थी, अब नहीं होगी बफरिंग। ठीक है, एक बार इसको फिर देख लो, मैं इसको फिर समझा देती हूं, एक बार समझ लो, फटाफट रिवीजन भी हो जाएगा, जो चीजें नहीं समझ में आई है वो समझ में भी आ जाएगी। टेक्निकल टीम ने ध्यान दे लिया, कोई टेक्निकल इशू था वो उसको कर दिया सॉर्ट आउट, अब नहीं होगी बफरिंग। देखो देखो, अगर हम एचआरए की स्थापना की बात करते हैं तो एचआरए की स्थापना हुई है 1924 के अंदर। ठीक है, कानपुर में इसकी स्थापना हो गई और ये संगठन का मुख्य काम था क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना, क्रांतिकारी गतिविधियां करना, ये उनका क्या था, मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, मुख्य उद्देश्य ये था। तो यहां क्या हुआ, इस संस्था के कुछ लोगों ने लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ में काकेरी एक स्थान पर क्या थी, ट्रेन को लूट लिया। कब, 9 अगस्त 1925 को। ठीक है, 9 अगस्त 1925 को इन्होंने क्या किया, लखनऊ में काकोरी एक स्थान था, वहां पर क्या किया, अंग्रेजों की एक ट्रेन थी उसको लूट लिया। उसको लूटने पर अंग्रेजों को बड़ा गुस्सा आया और अंग्रेजों ने लगभग 20-25 लोगों को पकड़ा था। पकड़कर उनमें से 4 लोगों को फांसी की सजा दी थी, जिनका नाम ये था, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन लाल, राजेंद्र लाहौड़ी और अशफाक उल्लाह खां। ये क्या थे, ये क्या थे, 4 व्यक्ति जिनको फांसी की सजा हुई थी। अच्छा, अब इसी के साथ में देखो हुआ क्या, जैसे ही इनको फांसी की सजा होती है, ये अंग्रेजों के बीच में ये कह सकते हैं, ये लोग क्या करते थे, क्रांतिकारी जो थे ना वो छुपकर संगठन बनाते थे, ताकि वो छुपकर ही संगठन बनाते थे, छुपकर ही सारी गतिविधियों में भाग लेते थे। ठीक है, छुपकर ही सारी प्लानिंग करते थे, अंग्रेजों को थोड़ा ना पता चल पाता। तो वो क्या करते थे, इस संगठन का नाम अंग्रेजों के बीच में फैलना शुरू हुआ, तो इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना इसका नाम बदल दिया जाए। और इसी के साथ में इन्होंने क्या सोचा है, इसी के साथ में कि भाई आपके यहाँ अगर हम साम्यवाद से बड़े प्रभावित हुए थे, तो उन्होंने इस शब्द में सोशलिस्ट शब्द को जोड़ दिया। ठीक है, सोशलिस्ट शब्द को जोड़ा है, तो ये हो गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। आप पूरा नाम लिख लेना इसका। ठीक है, अब देखो स्थापना हुई है इसकी, आप नाम चेंज हुआ है कब, 1928 में। और कहां हुआ, स्थान का नाम कई बार आ जाता है, अगर एग्जाम में देखो तो HSRA की स्थापना कहां हुई, कब हुई, कब, 1928 में। कहां, मतलब दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली में भी अगर दिल्ली नाम में आकर मैदान का नाम आ जाए तो मैदान का नाम क्या था, फिरोज शाह कोटला मैदान। ठीक है, फिरोज शाह कोटला मैदान। अच्छा, स्थापना करने वाला या नाम चेंज करने वाला या उस वक्त इस संगठन का प्रमुख नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कौन था बेटा, चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद। तो चंद्रशेखर आजाद जो थे ना, उन्होंने इसका क्या किया है, नेतृत्व किया है। बात यहां तक समझ में आ गई। उद्देश्य सेम ही है, उद्देश्य सेम ही है, जैसे कि वो चाहते थे कि अस्त्र शस्त्र के साथ लड़कर हमें हमारे भारत को हासिल करना है, अंग्रेजों को उखाड़ फेंकना है, अंग्रेजों के शासन को समाप्त करना है हिंसा के रास्ते से। ध्यान रखना, इनका रास्ता क्या था, हिंसा था। बस ये जो थी ना, ये संस्था एक और इसमें उद्देश्य जुड़ जाता है, वो है साम्यवाद की प्राप्ति। ये किसकी ओर बढ़ जाती है, साम्यवाद की ओर बढ़ जाती है। कि हमें साम्यवाद मतलब गरीबों का विकास करना है, मजदूर वर्ग का विकास करना है, किसानों का विकास करना है। तो इसका एक उद्देश्य और जुड़ जाता है, क्योंकि इसमें शब्द आ गया सोशलिस्ट। तो ये साम्यवाद से भी प्रभावित हो जाती है 1928 में। बात यहां तक क्लियर हो गई। अब हुआ क्या, इस संगठन के द्वारा भी क्या किया जा रहा है, क्रांतिकारी गतिविधियां कर रही है। 1928 में आपको एक घटना याद आ रही है भाई, 1928 की घटना बताओ मुझे, विशेष क्या थी, 1928 की विशेष घटना बताओ क्या थी। वो था साइमन कमीशन का भारत आना। तो साइमन कमीशन भारत आ गई। अब आपको मैंने पढ़ाया था साइमन कमीशन में कि साइमन कमीशन में पूरे भारत में एक विरोध की लहर थी, क्योंकि साइमन कमीशन में एक भी जो था वो भारतीय नहीं था। तो साइमन कमीशन के लिए पूरे भारत में एक अलग से लहर थी। ठीक है, पूरे भारत में एक लहर थी। तो उस भारत की उस लहर में ये लोग भी शामिल थे। बस गांधी जी का रास्ता था अहिंसा। ठीक है,
गांधी जी का जो रास्ता था वो क्या था? अहिंसा। और इनका रास्ता क्या था? हिंसा। इनका रास्ता क्या था? हिंसा। बात समझ में आ गई? अब देखो क्या किया है। अब ये यहां तक क्लियर हो गई। अब हुआ क्या, ये सारे लोग जो हैं वो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे हैं। इसी साइमन कमीशन के विरोध में आप सब ने तो नाम सुना होगा भगत सिंह का, लाला लाजपत राय का, भगत सिंह का, लाला लाजपत राय का, और भी बहुत सारे व्यक्ति हैं। अब हुआ क्या है देखो, अगली जो घटना है, अगली घटना है वो है सैंडर्स हत्याकांड। सैंडर्स हत्याकांड होता क्या है, HSRA बनती है, बनने के बाद ये विरोध करती है किसका? विरोध किसका करती है बेटा? साइमन कमीशन का। किसका विरोध करती है? साइमन कमीशन का विरोध करती है कि साइमन कमीशन हमें नहीं चाहिए। ठीक है, साइमन कमीशन नहीं चाहिए। 1928 में आ जाता है, घोषणा 1927 में हो रही है साइमन कमीशन की। साइमन कमीशन हमें नहीं चाहिए। अब इसी साइमन कमीशन का विरोध कर रही है ये। ठीक है, इसका तरीका है हिंसा। इसका तरीका क्या है? हिंसात्मक गतिविधियां, कहीं मारपीट कर रही है, कहीं पुलिस को पीट रही है, कहीं धरने दे रही है। उसी धरने देने में, उसी अनशन में या उसी हड़ताल में एक घटना होती है, वो है 30 अक्टूबर की। 30 अक्टूबर 1928 में 28 को लाहौर में आपके लाला लाजपत राय, ठीक है, लाहौर में जो थे लाला लाजपत राय जो थे वो इसी साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। साइमन कमीशन का क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय। और इस विरोध के चलते हुए, ध्यान से सुनना, विरोध के चलते हुए उस वक्त पुलिस कैप्टन थे सैंडर्स। क्या नाम था? पुलिस कैप्टन थे सैंडर्स। ये तो क्या थे? कप्तान थे। सैंडर्स के आदेश पर एक सिपाही था जिसका नाम क्या था? जेम्स ए स्कॉट। बेटा इनके नाम आ जाते हैं, ऐसे छोटी छोटी चीजों को टालना नहीं है। सैंडर्स का नाम जो है वो तो सब सुन रहे हैं, सैंडर्स का नाम तो सब सुनते हैं, पर तुम्हें यह पता होना चाहिए कि सैंडर्स के आदेश पर किस सिपाही ने लाठी चार्ज किया था। ठीक है, लाठियों का वार किस व्यक्ति ने किया था या लाठी किसकी थी? तो सिपाही का नाम है जेम्स ए स्कॉट। जेम्स ए स्कॉट ने लाला लाजपत राय पर लाठियों की बौछार की। और कहा जाता है कि आदेश ये नहीं था कि लाठी चार्ज करना है, आदेश ये था कि मारना नहीं है, इसके अलावा जान इसमें छोड़नी नहीं है। मतलब इतनी भयंकर तरीके से लाठी चार्ज की गई। मतलब लाला लाजपत राय की ये कंडीशन थी कि वो वहां नहीं मरे। अगर वो वहीं मर जाते ना तो शायद भीड़ और जो गुस्सा है वो बहुत ज्यादा उग्र हो जाता। ठीक है, बहुत ज्यादा उग्र हो जाता, परंतु वो वहां नहीं मरते हैं, वो बहुत बुरी तरह से घायल होते हैं। और घायल होने के बाद 17 नवंबर 1928 17 नवंबर 1928 का उनका हो जाता है निधन। कुछ किताबों में 15 तारीख मिल जाएगी, पर जैसे कि एनसीईआरटी ले रहती है 17 तारीख को, कुछ किताबों में 15 मिलेंगी आपको, और एनसीईआरटी 17 ले रही है तो मैंने इसको यही ले लिया है। 17 नवंबर 1928 का इनका निधन हो जाता है। इनके निधन होने पर जैसे कि आपके भगत सिंह है, राजगुरु है, सुखदेव है, ठीक है, आपके चंद्रशेखर आजाद है, तो ये सब लोग जो है ना लाला लाजपत राय के मौत का कारण किसको मानते हैं? सैंडर्स को, जो कि सही भी है, मैं नहीं कहती कि गलत है। इन्होंने क्या किया, सैंडर्स जो थे ना लाहौर स्टेशन पे जा रहे थे कहीं, तो सैंडर्स के यहाँ लाहौर स्टेशन पे 17 दिसंबर, लगभग पूरा एक महीना मान लो, 17 दिसंबर 1928 को आपके चंद्रशेखर आजाद भी थे। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, ठीक है, इन लोगों ने क्या किया, मिलकर सैंडर्स की क्या कर दी, हत्या कर दी। अब सैंडर्स की हत्या करने के बाद, क्योंकि आगे चलकर ये जो सैंडर्स हत्याकांड होगा ना, ये केस के नाम से फेमस होगा, ध्यान रखना, लाहौर षड्यंत्र केस। एग्जामिनर कई बार खेल जाता है, पता है क्या, वही लिखता है कि आपके यहाँ लाहौर षड्यंत्र केस जो था वो क्या था, या लाहौर षड्यंत्र केस जो है उसमें किस व्यक्ति को फांसी हुई, और हमें पता ही नहीं मैडम, हमने कभी पढ़ा ही नहीं लाहौर क्या है। तो इसी सैंडर्स हत्याकांड को ही दूसरा नाम दिया गया था लाहौर षड्यंत्र केस। लाहौर षड्यंत्र केस, नाम समझ में आ गया।
सैंडर्स की हत्या का जो केस चला था ना इन लोगों के ऊपर, देखो चंद्रशेखर आजाद तो जो थे वो भाग गए थे, काकोरी कांड में भी चंद्रशेखर आजाद थे परंतु वहां से भी भाग गए थे, और ये सैंडर्स की हत्या में भी चंद्रशेखर आजाद थे, वहां से भी ये भाग गए थे, वहां से भी ये भाग गए थे। भगत सिंह, राजगुरु तो सभी भाग गए थे, एक तरह से हत्या करी और करने के बाद भाग गए थे। अब इस हत्या करने के बाद में, सैंडर्स की हत्या होने के बाद में अंग्रेजों को बहुत तेज गुस्सा आया। अरे बोले ये क्या तरीका है, बहुत तेज गुस्सा आया, और उन्होंने क्या, आम जनता के जो लोग थे ना, जो इनसे जुड़े हुए थे, कहीं ना कोई संबंध रखते थे, आम जनता को परेशान करना शुरू कर दिया। आम जनता को परेशान करना शुरू कर दिया कि भाई बताओ कहां है वो लोग, बताओ, वरना उन्हें पीटना मारना शुरू कर दिया। तो भगत सिंह, राजगुरु इन्होंने तय कर लिया था, भाई भगत सिंह और भी जो क्रांतिकारी नेता थे उन्होंने तय कर लिया था कि भाई हम लोगों को अपने आप को अंग्रेजों को सौंपना पड़ेगा, वरना वो आम जनता को जीने नहीं देंगे, आम जनता को जीने नहीं देंगे। परंतु यहां पर भगत सिंह ने, नौजवान तो थे ही, होशियार तो थे ही, इन्होंने कहा यार ऐसे नहीं पकड़े जाएंगे। तो बोले कैसे? बोले कुछ ना कुछ कांड करके जरूर पकड़े जाए तो मजा भी आए। बोले क्या करना है? बोले कुछ ऐसा धमाकेदार करें जिससे इन अंग्रेजों की आंखें खुल जाए, इन अंग्रेजों को पता चल जाए कि हम चीज क्या है। ठीक है, तो बोले क्या करना है? अब वो प्लानिंग कर रहे हैं आपके सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने की। ठीक है, केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकना इनका अगला उद्देश्य होता है, भाई पकड़े जाए। इन्होंने ये कहा कि भाई जाकर सरेंडर नहीं करेंगे हम, बड़ी बदनामी होती है ऐसे, तो सरेंडर नहीं करेंगे, वो हमें पकड़े, इसमें हमारा गौरव है। और पकड़ेंगे तब जब हम कोई कांड करेंगे, क्योंकि पुराने वाले कांड हम उन पे तो हमें ढूंढ रहे हैं, सरेंडर ही करेंगे। हम क्या करेंगे? कुछ नया करेंगे, कुछ नया क्रांतिकारी घटना, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थिति बनाएंगे और बनाने के बाद वहां से भागेंगे नहीं। ठीक है, और यही इनकी पूरी प्लानिंग थी। इसी प्लानिंग के अंदर अगला जो घटना होती है वो है आपका केंद्रीय विधानसभा में बम कांड। चलो यहां तक बातें क्लियर हो गई है? तो सारी चीजें यहां क्लियर हो गई। साइमन कमीशन के आने पर विरोध जता रहे 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय को आदेश होता है सैंडर्स का, और सिपाही जो है वो है स्कॉट। ठीक है, सिपाही का नाम क्या है? स्कॉट। इसने लाला लाजपत राय को घायल कर दिया। 17 नवंबर 1928 का उनका निधन हो जाता है, और लाहौर स्टेशन पे 17 दिसंबर 1928 को चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और राजगुरु के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। और सैंडर्स हत्या को ही लाहौर षड्यंत्र केस भी कहा गया, लाहौर षड्यंत्र केस भी कहा गया। चलो यहां तक क्लियर हो गई चीजें, यहां तक क्लियर हो गई। अब देखो हुआ क्या, इसके बाद अगली जो घटना है उस घटना का नाम क्या है? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, या आप इसको कह सकते हो केंद्रीय विधानसभा बम कांड, केंद्रीय विधानसभा बम कांड। अच्छा, होता कब है? अगर हम इसकी तारीख की बात करें तो यह है 8 अप्रैल 1929 की बात। हुआ कब? 8 अप्रैल 1929 को। 8 अप्रैल 1929 को विधानसभा का क्या चल रहा था? सत्र चल रहा था। विधानसभा ये जो थी इसका सत्र चल रहा था, विधानसभा का सत्र चल रहा था। और इस विधानसभा के सत्र में 2 बिल रखे गए थे। भाई इन्होंने ये विधानसभा ही क्यों चूज की थी? इसके पीछे भी रीजन था, क्योंकि विधानसभा में 2 बिल रखे गए थे। हालांकि इन बिलों को आगे चल के समर्थन नहीं मिला था, अनुमति नहीं मिली थी। ठीक है, विधानसभा में सत्र चल रहे थे। 2 बिल कौन से थे वो बताओ, एग्जाम के अंदर आ जाता है। ठीक है ना, 2 बिल है वो बताओ मुझे कौन कौन से थे, बिलों के नाम बताओ फटाफट। एक तो आपका था ट्रेड डिस्प्यूट, हिंदी में बताती हूं अभी मैं, ट्रेड डिस्प्यूट, व्यापार विवाद बिल, व्यापार विवाद बिल, व्यापार विवाद बिल। और एक आपका था पब्लिक सेफ्टी बिल, पब्लिक सेफ्टी बिल। इसको आप कहते हो सार्वजनिक सुरक्षा बिल, सार्वजनिक सुरक्षा बिल। ये 2 बिल रखे गए थे, और ये बिल रखे गए थे, इन पे क्या हो रही थी? चर्चा हो रही थी। ये बिल रखे और इनके ऊपर चर्चा हो रही थी कि भाई क्या करना है, कैसे करना है। इसी चर्चा के अंदर देखो बम फेंककर उनको जो आपके 2 व्यक्ति इसमें मुख्य आते हैं, भगत सिंह और एक आते हैं बटुकेश। 2 व्यक्ति मुख्य आएंगे,
बम फेंकने का काम जो है वो दो व्यक्ति यहां कर रहे हैं। एक आपके हैं भगत सिंह, ठीक है, और एक है बटुकेश्वर। एक तो क्या नाम है भगत सिंह और एक का नाम क्या है बटुकेश्वर। तो ये दो व्यक्ति जो है ये मुख्य हैं, ये दो व्यक्ति जो है ये मुख्य हैं, ये करते हैं, ये असेंबली में बम फेंकते हैं। अब असेंबली में ये बम फेंकते हैं ना, तो इनका उद्देश्य किसी को मारना नहीं होता है। दो ही व्यक्ति बम फेंक रहे हैं, भाई साहब तीसरा आदमी को मत लेकर आओ। दो ही व्यक्ति जो है वो बम फेंक रहे हैं, तीसरा आदमी को मत लेकर आओ। क्लास रेगुलरली 3 बजे चलती है, क्लास को रेगुलर रखा करो, तभी चीजें समझ में आएंगी। मैं कहती हूँ राष्ट्रीय आंदोलन जो है मैं चाहूँ तो 3 दिन या 4 लास्ट 5 दिन में पूरा कर सकती थी, पर मैं नहीं चाहती कि कल को तुम राष्ट्रीय आंदोलन बाकी सबकी तरह पढ़ो। 5 दिन में हो गया राष्ट्रीय आंदोलन खत्म काम, जिसमें तारीख लिखवा दी और जो घटनाएं हुई उनको क्रम में समझा दिया, बस इतना ही अगर काम करना है तो आप कहीं और भी अपन देख सकते हैं। पर अपन लोग जो है एक एक टॉपिक को एक एक घंटा पढ़ रहे हैं, इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ काम की चीजें पढ़ रहे हैं। और मैं इतना कह सकती हूँ राष्ट्रीय आंदोलन से ना पीसीएस लेवल भी आराम से कवर करेगा। अब देखो ये दो व्यक्ति थे, तीसरे व्यक्ति का नाम मतलब राजगुरु सुखदेव, हालांकि उन्हें फांसी हुई है, परंतु बम फेंकने के काम दो ही व्यक्तियों ने किए थे। इन्होंने बम फेंका कहां, असेंबली चल रही थी, असेंबली में जो खाली जो बेंचें थी ना, खाली बेंचें, उन खाली बेंचों में बम फेंका। क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य किसी को मारना नहीं था, बस इनका एक ही उद्देश्य था, बम फेंके। और बम फेंकने के साथ में इन्होंने पर्चे फेंके और उन पर्चों पे लिखा था बहरों को सुनाने के लिए। बम फेंकने का उद्देश्य क्या बताया इन्होंने, बम फेंकने का उद्देश्य क्या बताया, और वो थे बहरों को सुनाने के लिए। मतलब अंग्रेज जो है वो हम लोगों को क्या समझते हैं कि हम लोग शांति प्रिय, मतलब एक समझना, बहरों को मतलब वो ये कह रहे हैं कि अंग्रेज बहरे हैं, अंग्रेज बहरे हैं, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा, उन्हें सुनाई नहीं दे रहा कि हम लोगों की क्या हालत हो रही है, भारतीय किस तरह पिस रहे हैं, किस तरह उनका शोषण हो रहा है, कितना उनके साथ गलत व्यवहार हो रहा है। ठीक है, ये बहरे अंधे हैं एक तरह से, इन्हें दिखाई और सुनाई नहीं दे रहा है। तो उन बहरों को सुनाने के लिए हमने बम फेंका है। तो ये कहावत एक ये बात चली थी। और फिर क्या हुआ था, जैसे बम फेंके और उसके साथ पर्चे फेंके चारों तरफ, तो बम फेंकते ही क्या हुआ, विधानसभा में भगदड़ मच गई। अब ये चाहते ना तो उस भगदड़ में भाग सकते थे, ये चाहते तो उस भगदड़ में बचकर आराम से भाग सकते थे, परंतु इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। वहीं उस असेंबली में खड़े होकर इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। तो ध्यान रखना, इनकलाब, देखो भगत सिंह को जब फांसी हुई थी, आपके राजगुरु है सुखदेव, इन्हें जब फांसी हुई थी 23 मार्च को, तब भी इन लोगों ने यही नारे लगाए थे, इनकलाब जिंदाबाद। तो ध्यान से सुनना, बम फेंकने के बाद भगदड़ में भागे नहीं है, वहीं खड़े होकर इनकलाब जिंदाबाद के ये नारे लगा रहे हैं, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। और नारे लगाते लगाते ही वहां आपके अंग्रेजी जो है पुलिस पहुंचती है और इन्हें क्या कर लेती है, गिरफ्तार कर लेती है। और ये सहखुशी गिरफ्तार हो रहे हैं। देखो ये कितनी हिम्मत और कितनी बड़ी बात है। जबकि आपके यहाँ भगत सिंह को जो गिरफ्तार कर रहे हैं ना, जिनको भी, उन सबको पता है कि गिरफ्तारी के बाद जो है वो हमारा क्या होगा, इन सबको पता है। ठीक है, वही है बेटा, राजगुरु सुखदेव सब यही है, टेंशन मत लो। असेंबली में, विधानसभा में मौजूद है, नारे लगा रहे हैं सब लोग, सब यही मौजूद है। ठीक है, बट बम फेंकना जो होता है ना, फेंकने के काम दो ही ने किए हैं यहाँ पर, सब वही मौजूद है। और ये बड़ी हिम्मत वाली बात थी इन लोगों में कि वाकई में जो ये चाहते थे उन्होंने, भाई गिरफ्तार इन्हें होना था, पर गिरफ्तारी का तरीका देखो कितना शानदार था। गिरफ्तार होते होते भी अंग्रेजों को सिखा गए कि तुम, अब सोचो किसी असेंबली में बम फेंकना कितनी बड़ी बात हो सकती है। आज अगर हम देखें तो संसद में अगर कोई व्यक्ति जाता है ना, तो सिंपल से सिंपल कोई छोटा हथियार भी नहीं ले जा सकते आप संसद के अंदर। ठीक है, प्रवेश ऐसे होता है कि बस एकदम पूरी सिक्योरिटी के साथ में। आप सोचो उस वक्त अंग्रेज थे तो उन्होंने भी तो सिक्योरिटी रखी होगी ना, उस सिक्योरिटी के अंदर, ठीक है, उस सिक्योरिटी के अंदर वो जाते हैं, घुसते हैं, प्रवेश होते हैं, बम ले जाते हैं और फिर फेंकते भी हैं। इतनी बड़ी हिम्मत है ना, वो बहुत, मतलब ये मान के चलो देश के लिए, जब देश की बात आती है ना, तब इतनी बड़ी हिम्मत इन्हीं लोगों ने की है, यूं मान के चलो। अब देखो हुआ क्या, इनकलाब जिंदा लगा रहे, इन्होंने नारे लगाए और नारे लगाकर इन्हें गिरफ्तार कर लिया। और देखो अंग्रेजों की कितनी बड़ी होशियारी, अंग्रेजों की कितनी बड़ी होशियारी कि इस सेंट्रल असेंबली के अंदर, सेंट्रल असेंबली में कोई भी व्यक्ति मारा नहीं गया, सेंट्रल असेंबली में
कोई भी व्यक्ति मारा नहीं गया, तो इस बम फेंकने के ऊपर तो इन्होंने कोई केस ही नहीं चलाया। केवल और केवल गिरफ्तार करने के बाद इन्होंने लाहौर षड्यंत्र केस चलाया, मतलब सैंडर्स की हत्या षड्यंत्र केस चलाया। ठीक है, केवल और केवल सैंडर्स की हत्या का उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया, और इस इल्जाम को सैंडर्स केस हत्या केस के अंदर आपके भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन तीनों को 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा सुनाई गई। बात यहां तक क्लियर हो गई? ठीक है, बात यहां तक क्लियर हो गई, समझ में आए? अब देखो हुआ क्या है, एक छोटी सी घटना और सुनना। जब इन्हें गिरफ्तार किया जाता है, देखो हुआ क्या, जब इन्हें गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तार करके लाहौर की जेल में ले जाते हैं। अब लाहौर की जो जेल थी ना, उस लाहौर की जेल में एक व्यक्ति और था जिसका नाम क्या था? जतिन दास। नाम क्या था इस व्यक्ति का? जतिन दास। ध्यान से सुनना, इस व्यक्ति के साथ क्या है। जतिन दास ये लाहौर की जेल में, हालांकि बंगाल से था, ये बंगाल का क्रांतिकारी नेता था एक तरह से। ठीक है, बंगाल का क्रांतिकारी नेता था। ठीक है, बंगाल का क्रांतिकारी नेता था जतिन दास, और ये लाहौर की जेल में बंद था, और वही आपके भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ये सब बंद थे, वही थे। अब सोचो, देखो 1929 में इन्हें बंदी बनाया जा रहा है, और इन्हें 30 तक इन पर कार्यवाही चलती है, और फिर इन्हें फांसी की सजा होती है लास्ट में। ठीक है, तो लाहौर की जेल में जतिन दास को बंद कर रखा था। जतिन दास ने जो जेल में जो कैदी हैं उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। जेल के कैदियों को गंदा, सड़ा गला गंदा खाना दिया जाता, कभी खाना नहीं मिलता। ठीक है, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, लोग बीमार होकर मर जाते हैं, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। तो जेल के अंदर जो कैदी थे, अब आपको कहोगे मैडम कैदियों को भी क्या 5 स्टार होटल जैसा रखना है? पर बेटा एक सामान्य है ना, हमारा अनुच्छेद 21 भी एक बात कहता है, आर्टिकल 21 कहता है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, जो कि कैदी को भी प्राप्त है। अनुच्छेद 21 एक बहुत बड़ा आर्टिकल है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में अनुच्छेद 21, जो देशी, विदेशी, कैदी, अपराधी कोई भी हो, सबको प्राप्त है। मैं तो कहती हूं ये ऐसा है मूल अधिकार है अनुच्छेद 21, जो जानवरों तक को भी प्राप्त है। उन्हें भी जीवन जीने का अधिकार है। ठीक है, जीवन जीने का पूरा अधिकार है। बात समझे? अगर कहीं ज्यादा मान लो कुत्ते या गाय भैंस ज्यादा हो जाते हैं ना, तो पकड़कर उनको क्या किया जाता है, किसी अच्छी मतलब जो सेंटर्स होते हैं ना, जैसे गायों को पकड़कर या कुत्तों को पकड़कर वहां छोड़ा जाता है। मारने का अधिकार नहीं देते कि जानवर है तो तुम मार दो। अब देखो यहां पर इन्होंने कहा कि भाई हम कैदी हैं, ठीक है, परंतु कैदियों के साथ में भी एक सामान्य व्यवहार तो होना, बहुत ज्यादा गलत व्यवहार किया जा रहा था। और इस गलत व्यवहार के चलते इस जतिन दास जी ने 64 दिन तक भूख हड़ताल की थी। ठीक है, और आपको मैडम 64 दिन के बाद क्या हुआ है? तो 64 दिन के बाद, ठीक है, 64 दिन के बाद इनकी हो गई मतलब इनका देहांत हो गया, इनकी मृत्यु हो गई थी। ये नहीं बच पाए थे। देखो सोचो 64 साल तक ये क्या कर रहे थे? भूख हड़ताल कर रहे थे। ठीक है, 64 साल तक ये भूख हड़ताल इन्होंने की, मतलब 64 दिन तक इन्होंने भूख हड़ताल की है। और उसके बाद में जतिन दास जी जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, इनका निधन हो जाता है। और इनके निधन के लिए कहा जाता है कि जब इनके डेड बॉडी को बंगाल लाया गया था ना, क्योंकि बंगाल के थे, तो जब इनकी डेड बॉडी को बंगाल लाया गया था ना, तो इनके जो शव यात्रा निकली थी ना, उस शव यात्रा में कहा जाता है कि लगभग 6 लाख लोग जो है वो शामिल हुए थे। आप सोचो, अगर सिंपली अगर बहुत बड़े किसी नेता या किसी एक्टर या किसी का भी निधन होता है तो इतने मात्रा में लोग नहीं होते। 6 लाख लोग बहुत होते हैं बेटा, 10,000 लोग ही बहुत होते हैं। तो ये इतने बड़े क्रांतिकारी व्यक्ति थे जतिन दास। बंगाल में तो इनका बहुत नाम है, बहुत नाम है। ठीक है, लाहौर की जेल में इन्होंने भूख हड़ताल की थी। भूख हड़ताल के चलते इनकी मृत्यु हो गई थी, और मृत्यु होने के बाद इनकी डेड बॉडी को बंगाल वापस ले जाया गया था। उसी जेल में आपके भगत सिंह थे, आपके राजगुरु थे, आपके सुखदेव थे, जिन्हें 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। विक्रम क्या कह रहे हैं बार बार? 14 फरवरी को सजा सुनाई थी। बेटा सजा कभी भी सुनाई है, 1931 में सजा सुना दी थी, 23 मार्च को। ठीक है, इतनी एग्जैक्ट डेट्स में मत जाओ, क्योंकि इसको लेकर एनसीईआरटी जो है वो केवल एक ही फैक्ट देती है कि इन्हें 8 अप्रैल 1929 को गिरफ्तार किया गया था, और उसी के साथ 23
23 मार्च 1931 को उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया था। इनके लिए कब सुनवाई हुई है, कब इन पर कार्यवाही हुई है, ये सारी चीजें जो है बीच की फैक्चुअल डाटा है। ये कहीं ना कुछ किताबें जो होती है जो सिंपली अपना प्रचार प्रसार करने के लिए विशेष तरह से जोड़ देती है। एनसीईआरटी में केवल 2 ही फैक्ट मौजूद है। चलो बातें यहां तक क्लियर हो गई सारी चीजें। अच्छा, इसी के बाद एक छोटी सी बात समझना। अच्छा, इसी में हुआ क्या, आगे चलकर फिर धीरे धीरे भाई इनको फांसी हो जाती है, भाई इनको पकड़ लिया जाता है। 1929 में पकड़ने के बाद में चंद्रशेखर आजाद अभी भी बाहर है। आप गौर करो, चंद्रशेखर आजाद फिर भाग जाते हैं और वो फिर अभी तक फरार है। और वो पंजाब के अंदर लगभग कहते हैं कि वो थे ना, तो उन्होंने लगभग 26 क्रांतिकारी घटनाएं कभी कुछ कर रहे हैं। यहां तक कि आपकी क्या नाम भूल गई मैं, नाम भूल रही हूं मैं, एक वायसराय का इरविन की जो एक रेल थी, ठीक है, इरविन ने एक ट्रेन चलाई थी, रेल चलाई थी जो इरविन विशेष के उनका सामान लाने के लिए थी। तो इरविन की ट्रेन को जलाने की कोशिश की थी 1900 लगभग मान के चलो 30 की घटना है। अब हुआ क्या, अब चंद भाई देखो बड़े बड़े जो क्रांतिकारी थे ना, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ठीक है, और भी बहुत सारे जो बड़े क्रांतिकारी थे ना, उनको पकड़कर जेलों में डाल दिया गया था, जेलों में थे। परंतु चंद्रशेखर आजाद अभी भी बाहर थे। ये अंग्रेजों को पता था भाई वो गड़बड़ अकेला ही कर लेगा। क्यों? क्योंकि HSRA का नेतृत्व करने वाला चंद्रशेखर आजाद जो है वो बाहर घूम रहा है। अब अंग्रेजों को ये चीज बर्दाश्त नहीं हुई, उन्होंने चारों तरफ खबर फैला दी, भाई जो इसकी सूचना देगा उसको मुंह मांगी कीमत दी जाएगी। अब कुछ भारतीय क्रांतिकारी थे और कुछ भारतीय लालची भी थे। तो कहा जाता है किसी व्यक्ति ने इसके बारे में सूचना दे दी कि वो इलाहाबाद के एक अल्फ्रेड पार्क में बैठे थे, ठीक है। ये लगभग तारीख क्या है आपकी, 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में वो बैठे हैं आराम से। और वहीं आपके जो सारे अंग्रेजी हैं, पुलिस है, ठीक है, अंग्रेजों की पुलिस जाती है और धड़ाधड़ पूरे पार्क को धीरे धीरे खाली करवा लेती है और धड़ाधड़ गोलियां बरसाना शुरू कर देती है। कुछ किताबें कहती हैं चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली मार ली थी, चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली मार ली थी। और कुछ किताबें कहती हैं कि अंग्रेज जो सिपाही थे उनकी गोली से उनकी मृत्यु हुई थी। तो जैसे कि आपने टीवी में देखा होगा या सुना होगा कि बिल्कुल चारों तरफ से जब गोलियों की बरसात हो रही है तो अकेले चंद्रशेखर आजाद लास्ट में बचते हैं, अकेले वो बचते हैं और एक पेड़ के सहारे होते हैं। जितने उनके पास में बंदूक में गोलियां थी वो उन सभी गोलियों का यूज करते हुए अंग्रेजी जो सिपाही थे उनको मारने की कोशिश करते हैं। पर बंदूक की आखिरी गोली जब उन्हें पता चलता है कि भाई आखिरी गोली बची है, मेरे पास कोई सहायता नहीं पहुंच पाएगी, मैं ज्यादा देर नहीं टिक पाऊंगा इनके सामने, और जिस तरह से अंग्रेज सिपाही गोलियां बरसा रहे थे उस तरह से यह पता चल गया था चंद्रशेखर आजाद को कि ये मुझे मारने आए हैं, मुझे गिरफ्तार करने नहीं आए हैं। ये चंद्रशेखर आजाद को पता चल गया, क्योंकि अगर गिरफ्तार करने आते तो कोई आदेश करते, कोई घोषणा करते, अपने आप को सुपुर्द कर दो, सौंप दो, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप केवल सीधे आदेश थे। ये चंद्रशेखर आजाद भी भाग गए थे और कहा भी जाता है ये सीधे आदेश थे, मुझे वो मरा हुआ चाहिए। अंग्रेज अधिकारियों ने कहा हमें वो क्या चाहिए, मरा हुआ चाहिए, ठीक है, हमें उसकी मृत्यु चाहिए, कुछ भी हो जाओ चाहे। तो लोगों ने जाते ही धीरे से पार्क खाली करवाया और गोलियों की बरसात करनी शुरू कर दी। बराबर काफी मुठभेड़ हुई है, लड़ाइयां हुई है, ठीक है। और गोलियों में जब अंतिम गोली उनके पास बची थी उनकी बंदूक के अंदर कि भाई ये अंतिम गोली है, अब मैं इस अंतिम गोली से या तो किसी एक सिपाही को मारकर मरूं या फिर उसी सिपाही के जो लोग खड़े हैं उनकी गोलियों से बचकर मैं खुद को गोली मार लूं, किसी अंग्रेज के हाथों मरने से बढ़िया है मैं खुद मर जाऊं, मुझे वो बर्दाश्त है। तो कहा जाता है कि उन्होंने खुद को ही गोली मार ली थी, अपनी जो अंतिम बंदूक के अंदर जो अंतिम गोली बची थी ना उससे खुद को ही गोली मार ली थी। कुछ किताबें लिख देती हैं कि सिपाहियों ने उसे गोली मारी थी। तो जो भी है जैसा भी था, तो चंद्रशेखर आजाद जो है वो 27 फरवरी 1931 को आपके अल्फ्रेड पार्क में उन्हें भी गोली मारकर या मान लो खुद को वो गोली मारकर उनकी भी हत्या हो जाती है। अब सीधी सी बात समझना, HSRA, ठीक है, पहले तो मैंने आपको बताया सचिंद्रनाथ सान्याल, फिर इसके बाद आ गए चंद्रशेखर आजाद, और चंद्रशेखर आजाद के बाद में यशपाल जो है वो इसका नेतृत्व संभालता है, ठीक है, यशपाल जो है वो इसका नेतृत्व संभालता है। तो यशपाल जो है वो उसके बाद में आएंगे। तो पॉइंट यहां तक क्लियर हो गए, सारी चीजें समझ में आई। कोशिश करती हूं चीजों को समझाने की, मैंने पूरी कोशिश की, हाँ या ना,
ठीक है ना। अब देखो, तो तारीख याद हो गई ना। तारीख क्या थी? चंद्रशेखर आजाद की क्या तारीख थी आपके? 27 फरवरी 1931। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद कहां थे? इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। ठीक है, अल्फ्रेड पार्क में ये बैठे थे और अल्फ्रेड पार्क में खुद की गोली से ही इन्होंने अपनी जान ले ली थी। ठीक है, गोली से चंद्रशेखर आजाद का निधन। तो ये आपकी एक और, चंद्रशेखर आजाद जो थे ना, उन्होंने लगभग यूं कहा जाता है कि इनके टाइम में पंजाब में 26 क्रांतिकारी घटनाएं हुई थी। कितनी? 26 क्रांतिकारी घटनाएं। चलो, आज मुझे पता है काफी मोटिवेट हो, है ना। क्रांतिकारी मैं कह रही हूं ना, जब भी मैं क्रांतिकारी पढ़ाती हूँ ना, आप लोगों में एक अलग ही जोश देखने को मिल जाता है। युवा वर्ग को पढ़ा रही हूं मैं, मुझे पता है सब युवा वर्ग को पढ़ा रही हूँ, तो और तुम लोगों को ऐसी चीजें पढ़ने में और सुनने में बड़ा मजा आता है। बिल्कुल ठीक है। अब देखो हुआ क्या, एक और बात देखो, ये जो जितनी भी घटनाएं मैंने तुम्हें बताई, वो यूपी, आपका जो एमपी का जो क्षेत्र था वो, और आपके पंजाब, ये 3 क्षेत्रों के विशेष की बात पड़ी। अब थोड़ा सा देख लो बंगाल में क्या होता है। बंगाल में भी एक घटना होती है, और ये घटना तो इतनी फेमस है, चटगांव। ठीक है, चटगांव शस्त्रागार लूट, या इसको एक और नाम से जानते हैं, चटगांव आर्मरी रेड। 2 नाम है इसके। ठीक है, ये हुआ क्या था इस दिन, अगर हम बात करें, देखो हुआ, पहले बात समझना होता क्या है। बंगाल में एक व्यक्ति का नाम तुम सब ने सुना होगा, सूर्य सेन, बड़े फेमस आदमी है। ठीक है, बड़े ही फेमस आदमी है। तो सूर्य सेन जो थे, इन्होंने IRA की स्थापना की है। IRA क्या था? इंडियन रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, वो हिंदुस्तान लिख रहे हैं और ये इंडियन लिख रहे हैं, इन्होंने इतना डिफरेंस किया और कुछ नहीं किया। सूर्य सेन, इन्होंने क्या किया है, पहले ये क्या था, ये क्रांतिकारी एक दल था जो कि आपके आयरलैंड में था। तो उसका वैसे तो पूरा नाम अगर देखा जाए तो आयरिश रिपब्लिकन एसोसिएशन था। जब भारत में सूर्य सेन इसको स्थापना करते हैं संगठन की, ठीक है, इस संगठन की जब स्थापना करते हैं तो आई की जगह, आयरिश की जगह ये क्या हो गया, अच्छा ऊपर ज्यादा लिख दिया क्या मैंने, कोई दिक्कत नहीं, दिख जाएगा इतना तो। सूर्य सेन IRA इंडियन रिपब्लिकन एसोसिएशन इसका क्या कर देते हैं, नाम कर देते हैं। अब ये जो थे भाई, ये भी एक क्रांतिकारी संगठन था, ये भी क्या था, एक क्रांतिकारी संगठन था। अब जब सूर्य सेन का एक नाम भी था, बताओ, सूर्य सेन का एक नाम भी था, इनका एक उपनाम था, मुझे वो बताओ फटाफट। सूर्य सेन जो थे ये बंगाल में चटगांव, हालांकि अब शायद मुझे जहां तक पता है चटगांव अब बांग्लादेश में आता है। ठीक है, चटगांव जो है बांग्लादेश में आता है, तो चटगांव अब बांग्लादेश के अंदर आता है। पहले ये बांग्लादेश में नहीं, मतलब पहले तो ये बंगाल के एरिया में था, पहले ये जो था वो पूरा का पूरा बंगाल के एरिया में ही था। अब बांग्लादेश में आता है, अब बांग्लादेश में आता है। तो बंगाल में चटगांव जो था ना, इस चटगांव में स्कूल में टीचर थे, ये चटगांव में राष्ट्रीय स्कूल थी, उस स्कूल में ये क्या थे, टीचर थे सूर्य सेन। इस टीचर होने के कारण इनको एक नाम दिया गया था, बताओ, इनको एक नाम दिया गया था, नाम तो पता होना ही चाहिए। इनको एक नाम दिया गया था मास्टर दा, ये इनका नाम था, उपनाम था, क्योंकि क्रांतिकारी भी थे। ठीक है, क्रांतिकारी भी थे और स्कूल में टीचर भी थे। तो बंगाल के चटगांव के एक राष्ट्रीय स्कूल था, उसके अंदर टीचर थे, और इन्होंने लगभग 2 साल ये जेल में भी रहे थे, 2 साल ये जेल में भी रहे थे, और इन्हें मास्टर दा के नाम से पुकारा जाता है। अच्छा, ये जो संगठन था ना, इन्होंने एक घटना को अंजाम दिया था। IRA जो था, सूर्य सेन जो थे, इन्होंने एक घटना को क्या दिया था, अंजाम दिया था। चटगांव आर्मरी रेड इसको कह सकते हो, या आप इसको कहते हो चटगांव शस्त्रागार लूट, या क्या कहोगे, चटगांव शस्त्रागार लूट।
अगर हम इसकी तारीख की बात करें तो लगभग ये घटना हुई है अप्रैल 1930 में। कब हुई है? अप्रैल 1930 में। क्या किया इन्होंने? ये जो IR संगठन था ना, सूर्य सेन इसे चला रहे थे, तो सूर्य सेन ने कहा कि भाई आपके यहाँ हम क्या करेंगे, जो शस्त्रागार है अंग्रेजों के, जो चटगांव में जो शस्त्रागार हैं, इन शस्त्रागारों पर हम कब्जा कर लेंगे। देखो कितनी बड़ी इन्होंने प्लानिंग की है। चटगांव के अंदर शस्त्रागार थे, 2 शस्त्रागारों पर इन्होंने कब्जा किया। क्या किया? 2 शस्त्रागारों पे कब्जा कर लिया। टेलीफोन बंद, टेलीग्राम बंद और रेल यात्रा भी बंद। ठीक है, रेल यात्रा भी समाप्त, मतलब भंग कर दिया, एक तरह से खत्म कर दिया। अब देखो होता क्या है, जो चटगांव का एरिया था ना, ये इस तरफ का, इस चटगांव के इस एरिया पर, चटगांव का ये जो एरिया विशेष था ना, ये यहां पर न रेल, न टेलीफोन, न टेलीग्राम, और जो हथियारों का जो घर था वो भी उनके पास में था। अब बताओ, बाकी जो सेना थी उसे आने में भी समय लगेगा, और वहां आने में समय लगेगा, लोग प्रवेश कैसे करेंगे? अब हुआ क्या, इसकी सूचना जो थी वो जैसे अंग्रेजों के पास पहुंचती है, अंग्रेज जो है वो अपनी सेना को भेज देते हैं, परंतु तब तक क्या कर लेते हैं ये लोग, तब तक राष्ट्रीय झंडा फहरा देते हैं, जो उन्होंने बनाया होता है, राष्ट्रीय झंडा फहरा देते हैं, और कार्यवाहक सरकार की स्थापना करने की घोषणा, मतलब कार्यवाही सरकार बना देते हैं कि भाई हम ही सरकार है, और उस सरकार का मुख्य कर्ता धर्ता कौन होगा? सूर्य सेन होगा। और अब चटगांव के ऊपर IRA संगठन काम करेगी। चटगांव में जो सरकार है वो किसकी होगी? सूर्य सेन की होगी। अब जो है वो हम ही काम करेंगे। ठीक है, अब जो है वो हम ही काम करेंगे चटगांव में, अब अंग्रेजों का शासन नहीं होगा। ये बात यहां तक क्लियर हो गई? तो क्या किया? राष्ट्रीय झंडे फहरा दिए। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को कब्जा कर लिया, उन्हें भगा दिया, उन्हें मार दिया, और उनके जो हथियारों का जो मतलब जो घर था जहां हथियार रखते थे उस पे कब्जा कर लिया। टेलीफोन बंद, टेलीग्राम बंद, रेल बंद। अब पूरी तरह से सूर्य सेन ने चटगांव पर अपना अधिकार कर लिया। अब ये भारतीयों का है और भारतीयों द्वारा ही इस पर शासन किया जाएगा, इसकी कर दी उन्होंने घोषणा। अच्छा, इस पूरे चटगांव आर्मरी रेड में 2 महिलाओं ने भाग लिया था। ठीक है, शैलेश यादव जी, आप कल्पना दत्त का नाम तो सही बता रहे हो, परंतु दूसरी जो थी वो थी प्रीति लता। तो एक तो आपकी 2 महिलाएं जो थी, 2 महिलाओं ने भाग लिया था। एक तो थी कल्पना दत्त और एक है प्रीति लता। 2 महिलाएं जो थी इन्होंने भी इस चटगांव शस्त्रागार लूट में भाग लिया था। एक थी कल्पना दत्त और दूसरी का क्या नाम था? प्रीति लता। अब आपको क्या लगता है चटगांव पर सूर्य सेन कितने दिन टिकेंगे? हालांकि मैं सूर्य सेन के साइड में ही हूं, मान के चलो, परंतु चटगांव में सूर्य सेन कितने दिन टिके? आप खुद सोचना। अप्रैल 1930 में उन्होंने अधिकार किया और फरवरी 1933 में सूर्य सेन को, मतलब फरवरी में तो गिरफ्तार हो जाते हैं ये, लगभग 1932 के अंदर क्या होते हैं, चटगांव में अंग्रेजी सेना जो है वो प्रवेश कर जाती है। वापस अंग्रेजों का शासन धीरे धीरे स्थापित होता है और वो क्या करती है, सबसे पहले सूर्य सेन को गिरफ्तार करती है। तो फरवरी 1933 में सूर्य सेन को गिरफ्तार किया जाता है और 1934 में उनको फांसी दे दी जाती है। 1933 में गिरफ्तार करेंगे और 1934 में क्या दे देंगे, उनको फांसी दे देंगे। भाई ये जो सारी घटनाएं हो रही है ना, इन्हीं घटनाओं में 1933 को जवाहरलाल नेहरू को भी पकड़ते हैं। ध्यान से सुनना, 1933 में जवाहरलाल नेहरू को भी गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करके उन्हें 2 साल की सजा और सुनाई जाती है। ठीक है, तो ये सारी जो घटनाएं थी ये बंगाल विशेष की थी। इसी के साथ में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का द्वितीय चरण जो है वो पूरा होता है। कल हम लोग अगस्त प्रस्ताव पढ़ेंगे और जहां तक मुझे पता है आपके लास्ट 5 से 6 क्लासेस और होंगी और इसी के साथ में आपका राष्ट्रीय आंदोलन होने के साथ, ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन होने के साथ में
कंप्लीट आपके देश को आजादी मिल जाएगी। चटगांव आज बांग्लादेश में है, पश्चिम बंगाल में नहीं, बांग्लादेश में है। ठीक है, तो चीजें क्लियर हो गई। एक बार और थोड़ा सा रिवीजन देख लो इसका, आज की क्लास का थोड़ा सा एक रिवीजन देख लो, क्योंकि आज की क्लास में डाटा जो थे ना वो काफी ज्यादा थे, तो फटाफट एक छोटा सा रिवीजन देख लो, एकदम शॉर्ट में कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात अगर हमने शुरू की थी तो हमने ये बात की थी कि HRA की स्थापना 1924 में हुई है और आपके सचिंद्र नाथ सान्याल ने की है। इसको सचिन के नाम से भी आता है इसका नाम, ठीक है, इसने स्थापना करी है। दूसरी हमने पढ़ी थी काकोरी कांड। काकोरी कांड कब हुआ है बता? 9 अगस्त 1925। कहां हुआ है? लखनऊ में। कहां हुआ? लखनऊ में। ठीक है, और इसके बाद में क्या होता है? तीसरी चीज HHSRA, इसकी स्थापना, इसका नाम बदला 1928 में, और इसमें प्रमुख व्यक्ति कौन है? चंद्रशेखर आजाद। प्रमुख व्यक्ति कौन है? चंद्रशेखर आजाद। अच्छा, हुई कहां? जगह का नाम आता है बेटा, इसलिए मैंने तुम्हें जरूर बताया था। दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में। फिरोज शाह कोटला मैदान में। अच्छा, इस संगठन के साथ में घटना जो जुड़ी हुई है वो किसकी है? सैंडर्स की हत्या। सैंडर्स की हत्या कब हुई? 17 दिसंबर 1928। 17 दिसंबर 1928। शाबाश। अगली जो घटना है वो क्या है? केंद्रीय विधानसभा में बम कांड। ये कब हुआ है? 8 अप्रैल 1929। सही है ना? 8 अप्रैल 1929। और इसी दिन अच्छा, दो बम फेंकने वाले दो व्यक्तियों के नाम, भगत सिंह और प्लस बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। चलो, इन्होंने बम फेंककर गिरफ्तार कर लिया इनको, और गिरफ्तार करने के बाद लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह राजगुरु सुखदेव तीनों को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी जाती है। इसी के साथ आपने ये देखा, एक पॉइंट और देखा, लाहौर जेल में 64 दिन भूख हड़ताल करके जतिन दास का निधन हो जाता है। इसी में आपने एक पॉइंट और देखा था, और वो क्या था? एक और पॉइंट था ना, 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद की गोली से इन्होंने खुदकुशी करी या इनकी हत्या हुई थी। इसके पीछे कहां हुई थी? ये जगह का नाम पता होना चाहिए। इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क। ठीक है, ये एक शॉर्ट रिवीजन हो गया। अल्फ्रेड पार्क में, नीचे दिख जाएगा क्या? छोटी सी बात और लिख लेते हैं एक, और वो है आपका सूर्य सेन, जिन्हें IR की स्थापना की है। मास्टर दा के नाम से ये फेमस थे, और इन्हीं से जुड़ी हुई है चटगांव शस्त्रागार को अप्रैल 1930 में लूटते हैं और लूटकर 1933 में इनको गिरफ्तार करते हैं, और 1934 में इनको हो जाती है फांसी की सजा। चलो, ठीक है।